जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं कुछ अच्छे श्रेष्ठ प्रश्नों के साथ आपके बीच में फिर मौजूद हूँ। और निश्चित तौर पर हम लोग कुछ अच्छे सवालों पर, विधियों से जुड़े प्रश्न होते हैं, नवाचारों से जुड़े प्रश्न होते हैं, उपागमों से जुड़े प्रश्न होते हैं, बड़े श्रेष्ठ प्रश्न होते हैं, सब पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस खंड पे हम लोग कुछ अच्छे और श्रेष्ठ प्रश्नों पे हम लोग एक बार बात करेंगे। एक बार देखें प्रश्न, और ये सारे प्रश्न भी अलग अलग परीक्षाओं में आए हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण लेते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण लेते हैं और विश्लेषण करते हैं, और स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं। और निश्चित तौर पर प्रश्न देखते ही, प्रश्न भांति भांति के प्रश्न मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हर एंगल से आए हुए प्रश्न आपको पता तो लगे, भले आपको उत्तर आ जाए समझ में, लेकिन आपको अलग अलग एंगल से आए हुए प्रश्न। और निश्चित तौर पर प्रयोगशाला, नियोजित अनुदेशन, प्रदर्शन, प्रदर्शन में तो बच्चे कभी उपकरण व्यवस्थित करते ही नहीं है। प्रायोजना विधि मिलजुल करके काम करने की विधि होती है, किसी समस्या या संरचना को लेकर के, तो यहाँ पे उपकरण व्यवस्थित करने की बात नहीं है। नियोजित अनुदेशन में प्रेक्षण और उसकी बात आती नहीं है। प्रयोगशाला विधि आपके दिमाग में पहले ही उत्तर आ गया था, लेकिन बाकी उत्तर क्यों नहीं है, बाकी विकल्पों में क्या है, इस पे भी चर्चा किया करो। ये बड़ा अच्छा तरीका होता है। तो विश्लेषण विधि इसका डंके की चोट पर ढोल बजा के सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त, तो एक समूह की बनावट, प्रश्नावली विधि जो वुडवर्थ ने दी, इसमें समूह की बनावट का काम नहीं होता है। अध्यापक, जिस व्यक्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है उसको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, प्रश्नावलियां दी जाती है। वो खुली, बंद, मिश्रित और सचित्र किस प्रकार की होती है। व्यक्ति इतिहास, केस स्टडी मेथड में समूह की बनावट की बात नहीं होती है, एक व्यक्ति विशेष की बात होती है। साक्षात्कार विधि भी व्यक्ति विशेष की बात होती है। समूह की बनावट पे अध्ययन करने की विधि है समाज मिति विधि, जिसके प्रतिपादक जे.एल. मोरेनो है। 1938 में इस विधि का प्रतिपादन किया जे.एल. मोरेनो ने 1938 में। और ये विधि एक समूह की बनावट और कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर कुछ व्यक्तियों का पता लगाती है। मैंने समाज मिति विधि में गुणात्मक प्राप्तियों में इसको विस्तार से समझा रखा है। चलिए अगला प्रश्न है, दल शिक्षण में शिक्षण कराते हैं। एक शिक्षक तो कभी कराएगा नहीं, क्योंकि दल शिक्षण का, मैं दल शब्द का अर्थ ही होता है कम से कम तो दो हो, लेकिन दो शिक्षक भी फिक्स नहीं है। ज्यादा उचित शब्द होगा दो या दो से अधिक शिक्षक। दो या दो से अधिक शिक्षक ये श्रेष्ठ विकल्प है, इन उपयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत होगा। तो दल शिक्षण में मैंने बता रखा है, दल शिक्षण प्रणाली जो होती है, दो या दो से अधिक विशेषज्ञ मिलकर के, शिक्षक मिलकर के पढ़ाएंगे, और वो जो दो या दो से अधिक होंगे वो उस विषय वस्तु के अलग 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 खंडों के जानकार होंगे, विशेषज्ञ होंगे। जैसे कोई थियोरिटिकल पार्ट अच्छे से पढ़ा रहा है एक व्यक्ति, दूसरा उससे जुड़े प्रैक्टिकल अच्छे से करा रहा है, तीसरा उस थ्योरी से जुड़े जो चित्र चार्ट मॉडल है उनका निर्माण अच्छे से करा सकता है। तो तीन चार व्यक्ति ऐसे लिए जाएंगे, तीन चार पांच, जितने आप विषय वस्तु को डिसाइड करेगी, वो सब उस विषय वस्तु के अलग अलग पक्ष के जानकार होंगे, विशेषज्ञ होंगे। वो सब मिलकर के बच्चों को शिक्षण कराएंगे। 4 चरणों में ये प्रक्रिया होती है, मैंने विस्तार से समझा रखी है। दो या दो से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं दल शिक्षण में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि सर्वाधिक उपयोगी है, प्रायोजना विधि सर्वाधिक उपयोगी सामान्य बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि और उक्त सभी। और ध्यान रखो, प्रोजेक्ट विधि को सबसे ज्यादा जो माना जाता है उपयोगी, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए ज्यादा उपयोगी माना जाता है। वैसे काम तो सामान्य और मंदबुद्धि बालकों के लिए थोड़े स्तर तक काम आएगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर अन्य लोगों से कनेक्टिविटी बनाए रखते हुए, उनको सहयोग देते हुए और सहयोग लेते हुए निर्णय अपने स्तर पर लिया जाता है, इसलिए मंदबुद्धि बालकों के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती। सामान्य बालकों के साथ इस पे काम किया जा सकता है, लेकिन श्रेष्ठ सबसे ज्यादा उपयोगी होती है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। प्रोजेक्ट विधि प्रतिभाशाली बालकों के अंदर कई सारे गुणों का विकास करने में सक्षम होती है, उन्हें और अधिक समस्या समाधान के कौशलों में सक्षम बनाती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रायोजन विधि का अंतिम पद होता है। प्रायोजन विधि के जो 6 सोपान होते हैं, आपको याद है, पहला पहला समस्या की उपस्थिति होती है ना, परिस्थितियों का निर्माण होता है, समस्या की उपस्थिति या परिस्थितियों का निर्माण। दूसरा चरण प्रायोजना का चयन होता है, प्रायोजना का चयन, प्रायोजना का चयन, ये हमने अलग अलग खंडों में बात की है। प्रायोजना का चयन होता है। तीसरा प्रायोजना की रूपरेखा होता है, प्रायोजना की रूपरेखा होता है। चौथा प्रायोजना का क्रियान्वयन होता है, क्रियान्वयन होता है। पांचवा प्रायोजना का मूल्यांकन होता है,
और छठवां और लास्ट चरण होता है परियोजना का लेखा जोखा, यानी कि अभिलेख संधारण, रिकॉर्ड मेंटेनिंग। ये 6 सोपान होते हैं और 6 सोपान होते हैं लेखा जोखा। इसका श्रेष्ठ विकल्प होगा लेखा जोखा रखना। अगला प्रश्न है, देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पे कौन सी विधि होती है। और ये मैंने बच्चों को विधियां पढ़ाई है, चिल्ला चिल्ला करके मैंने बच्चों को बताया है। व्याख्यान, प्रयोगशाला, प्रदर्शन, प्रायोजना। देखो सुनो और समझो, करना नहीं है, नॉट लर्निंग बाई डूइंग। केवल देखना, सुनना और समझना, ये प्रदर्शन विधि के लिए कहा जाता है। प्रदर्शन विधि में देखा और सुना जाता है, निरीक्षण किया जाता है। सारा नियंत्रण अध्यापक के हाथ में होता है, इसलिए बच्चे कुछ करते नहीं है। ये प्रदर्शन विधि के लिए एक परिचित एक टैग है, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 7वां प्रश्न, व्याख्यान विधि उपयोगी है पाठ की प्रस्तावना करते समय, पढ़ाई वस्तु का सारांश देते समय, प्रयोग संबंधी निर्देश देते समय, उपयुक्त सभी में। व्याख्यान विधि को सभी विधियों की सहायक विधि कहा जाता है। मैंने कहा सभी विधियों में ये आंशिक तौर पर व्याप्त होती है। सभी विधियों की सहायक विधि होती है। हर जगह कहीं ना कहीं इसका कम या ज्यादा उपयोग होते ही होता है। और व्याख्यान विधि पाठ की प्रस्तावना करते समय आपको व्याख्यान देना ही देना होगा, व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करके दोगे। पढ़ाई गई वस्तु का सारांश करते समय मैंने व्याख्यान विधि के गुण दोषों में लिखा है कि व्याख्यान विधि जो होती है वो पढ़ाई गई जो पाठ्य वस्तु है उसको दोहरान में, पुनरावृत्ति में, सारांश में सबसे ज्यादा प्रयोग होती है। और प्रयोग संबंधी निर्देश देते समय व्याख्यान का प्रयोग होगा, श्रेष्ठ विकल्प होगा उपयुक्त सभी, सबसे बेस्ट विकल्प है। चलिए, तो उपयुक्त सभी में 7वां प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। आपको याद है मैंने प्रोजेक्ट विधि पढ़ा रखी है। प्रोजेक्ट विधि का विचार सबसे पहले दिया जॉन ड्यूवी ने। उनके प्रयोगवाद पे, उपयोगितावाद, प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी पे आधारित था। लेकिन प्रतिपादन किया विलियम किलपैट्रिक ने। उन्होंने 1918 में अपना एक शोध पत्र था और शोध पत्र का नाम था द प्रोजेक्ट मेथड। उसमें इस विधि का प्रतिपादन किया किसने? विलियम किलपैट्रिक ने। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है, प्रतिपादक पूछेगा तो विलियम किलपैट्रिक। शोध पत्र कब दिया, विधि का प्रतिपादन कब दिया? 1918। प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1908 में। और 1908 में ये प्रयोग हुआ, ये अमेरिका के मैसाचुसेट्स में हुआ। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में 1908 में। और इसको सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो बागवानी और मुर्गी पालन जैसे कार्यों के लिए किया गया था। बागवानी तथा मुर्गी पालन, वहां पे इस शब्द का प्रयोग किया गया कि ये प्रोजेक्ट है। और आपको मालूम है कि मुर्गी पालन और बागवानी मुर्गी पालन जैसे काम होंगे वहां पर भी कई लोग मिलकर के काम करेंगे, तो इसीलिए उस प्रक्रिया को प्रोजेक्ट शब्द दिया गया पहली बार 1908 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में। लेकिन ये जो विधि के तौर पर प्रतिपादित हुई 1918 के शोध पत्र में, द प्रोजेक्ट मेथड में, विलियम किलपैट्रिक के द्वारा हुई। अगला प्रश्न है, व्याख्यान के प्रकार होते हैं। व्याख्यान विधि जो है हमने पढ़ा रखी है, व्याख्यान के प्रकार होते हैं। एक बार ब्लर आ रहा है, व्याख्यान विधि के प्रकार होते हैं। औपचारिक मौखिक निबंध, यानी कि औपचारिक तौर पे आप मौखिक बोले, व्याख्या सहित व्याख्यान, प्रदर्शन सहित व्याख्यान, उपयुक्त सभी। ध्यान रखो, व्याख्यान के ये तीनों प्रकार होते हैं। ये तीनों प्रकार व्याख्यान विधि में। व्याख्यान जब आप केवल व्याख्यान दे रहे हैं, व्याख्या से जब आप व्याख्यान भी दे रहे हैं और व्याख्या भी करते जा रहे हैं, यानी कि आप लेक्चर भी दे रहे हैं एंड एक्सप्लेनेशन भी, लेक्चर विद एक्सप्लेनेशन, लेक्चर विद डेमोन्स्ट्रेशन, और औपचारिक मौखिक निबंध यानी कि ओनली लेक्चर। जब आप केवल औपचारिक तौर पे एक मौखिक निबंध आप पढ़ रहे हैं, केवल आप वन साइड से केवल आप पढ़ते जा रहे हैं, ये भी व्याख्यान है। ये तीनों प्रकार व्याख्यान के होते हैं। अच्छा प्रश्न है, ये नया प्रश्न है आपके लिए। और लास्ट प्रश्न है इस खंड का। आपने देखा इस खंड के सारे प्रश्न बड़े अच्छे प्रश्न हैं। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं, इन सब प्रश्नों को करते जाइए, ये बड़े अच्छा आपको बहुत ज्यादा काम देंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर आपके पास इन सारे अद्भुत प्रश्नों का संग्रह है तो आप समझ लो आप जंग जीतने वाले हैं, 100% जीतने वाले हैं। अगला प्रश्न है,
व्याख्यान विधि का पद नहीं है। व्याख्यान विधि के 3 पद होते हैं। अध्यापक द्वारा योजना बनाना, व्याख्यान की योजना बनाई जाती है। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा योजना, यानी कि योजना नहीं, प्रस्तुतिकरण है। छात्र द्वारा, अच्छा सही है प्रश्न के, तो अध्यापक द्वारा योजना बनाना, मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा योजना बनाना, छात्र द्वारा कोई योजना बनती है। प्रश्न पूछ रहा है कौन सा पद नहीं है। छात्र द्वारा कोई योजना नहीं बनती है। छात्र द्वारा संग्रहण करना, संग्रहण मतलब तथ्यों का संग्रहण करना, ये होता ही होता है, तथ्यों का संग्रहण होते ही होता है। और यहां भी मैं इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर देता हूं, मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा योजना नहीं है, ये मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा प्रस्तुतिकरण है। ये थोड़ा सा यहां मैं शब्द को करेक्ट कर देता हूं। ये प्रश्नों में कई बार भाषा गलत आ जाती है। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा प्रस्तुतिकरण, और ध्यान रखो प्रस्तुतिकरण ही तो सबसे इंपोर्टेंट पद होता है। ये प्रश्न अलग से मैंने बता रखा है कि व्याख्यान विधि में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट भूमिका किसकी होती है, प्रस्तुतिकरण की होती है। तो अध्यापक द्वारा योजना बनाई जाती है, मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है, छात्र तथ्यों का संग्रहण करते हैं, छात्र द्वारा योजना बनाने का कोई काम होता नहीं है। ये व्याख्यान विधि का पद नहीं है। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से इन पर काम कीजिए, इन्हें अपने दिमाग में रखिए और अलग अलग एंगल से जो व्याख्या मैं लिख करके दे रहा हूँ, टेस्ट अटेम्प्ट करते हो आप, और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आप उसकी अपने आंसर को चेक करते हो, उसके पीडीएफ को देखते हो, उसके वीडियो सॉल्यूशन को देखते हो, फिर आप समझ लें कि कितनी मजबूत समझ आपकी बन रही है। ऐसे और प्रश्नों के साथ, श्रेष्ठ प्रश्नों के साथ मैं आपके बीच में आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।